अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द मिड डे शो। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर। तमाम तर की आज तक यानी कि 1 बजे तक की डेवलपमेंट लेकर और उसके ऊपर तज्ज़िये और तबसरे लेकर हम हाजिर हैं। और आपको पता है कि वीकेंड का वीकेंड ख़त्म हुआ है और एक वीक का जो स्टार्ट है उसके अंदर जो हैपनिंग्स हुई हैं उसके हवाले से हम बात करते हैं। अब तक यानी कि 1 बजे तक जो हैपनिंग्स हो चुकी हैं उसके ऊपर हम आज अपना शो करने जा रहे हैं। हमारे साथ देंगे हमारे शो का एज़ यूजुअल मेरा साथ देंगे काशिफ बशीर खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो हैपनिंग्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज हमारे साथ बहुत अच्छे गेस्ट भी हैं। ज़रा इंट्रोडक्शन करवा दीजिए लबीबा, जो गेस्ट में पूरे हमारे साथ होंगे। जी जी, चूँकि जैसे कि शो के स्टार्ट में मैं आपको बताती होती हूँ कि क्या क्या हैपनिंग्स हुई भी हैं और किस चंक पे हम लोग क्या बात करने चलेंगे। आज जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुल्की सियासी सूरत हाल और जो मुआशी सूरत हाल उसके ऊपर वो तबादला ख्याल करेंगे और उन्होंने बिलाखिर इस सारी चीज़ों के ऊपर भी अवाम को एतमाद में लेने का फ़ैसला किया है। ये अहम तरीन जो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसके हवाले से हम बात करते चलेंगे। प्लस सिंध हाई कोर्ट ने सेनेटर आज़म सवाती की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ जो है ना वो दरख्वास्त मंजूर कर ली है। उनके बेटे ने दरख्वास्त दी थी, अब वो मंजूर कर ली गई है और अब ऊँट किस करवट बैठता है इस पे मुनहसर है जो होने वाली है समात। इस हवाले से बात करते चलेंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ मुकदमे दरख्वास्त पर समात हुई है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और सिंध हाई कोर्ट ने MQM मरकज़ 90 से धमाका खेज मवाद की बरामदगी के केस का जो फैसला पेंडिंग था वो सुना दिया है, इस हवाले से भी बात करेंगे। हम बात करते चलें सबसे पहले कि आज जो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर कौन कौन से अमूर जो हैं वो ज़ेर गौर आएंगे। हम ओवर टू यू सर। देखें लबीबा, इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है ना सिर्फ सियासी बल्कि मुआशी, वो हम बिल्कुल बॉटम लाइन के ऊपर खड़े हैं। और उसके बाद जो इस वक्त मुझे नहीं समझ आती कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, क्योंकि आवाम को डिलीवरेंस में नाकामी हो चुकी इस हुकूमत की पिछले 8-10 माह में। और उसके बाद आवाम की जो ज़िंदगी हैं वो बड़ी पहाड़ जैसी बन चुकी हैं, किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा है। और आप ये भी देखिए कि आलमी मंडी में जो तेल है, पेट्रोलियम जिसे हम कहते हैं, वो सस्ती तरीन सतह पे पहुंचा हुआ है पिछले 1-2 साल की, लेकिन हमें तो रिलीफ नहीं मिला पाकिस्तानी अवाम को। तो उसके बाद मुआशी तौर के ऊपर जिस किस्म की जो मामलात हैं उसके ऊपर ये मेरे ख्याल में एक रस्मी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि इनके पास डिलीवर करने के लिए अब है भी कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना सर, वो वाली बात है कि ट्राई एंड ट्राई अगेन। आप अब इस टाइम पर जाहिर बात है वो हुकूमत में वो आवाम को क्या एतमाद में लेकर आते हैं और किस तरीके से उन्होंने कोई लाए अमल बनाया होगा जो वो हमसे शेयर करना चाह रहे होंगे। देखिए इस वक्त बज़ाहिर नजर नहीं आता कि इस हुकूमत के पास कुछ है आवाम को देने के लिए, क्योंकि एक देखे ना जी, एक पेट्रोलियम की जो प्राइस ही हम ले लेते हैं कि आलमी मंडी में प्राइसेस गिरी हुई हैं और आप आवाम को रिलीफ नहीं दे सके। उसके बाद IMF का प्रेशर है, उसके बाद महंगाई है, बेरोज़गारी है और पॉलिसीज़ का फुकदान है। तो सर थोड़े बहुत ये भी तो एक कहना चाहिए कि हमारे लिए रिलीफ का बायस ही है कि जो पेट्रोल की ख़ुसूसन मैं बात कर रही हूँ, जो प्राइस थी, उन्होंने कहा था कि अब हम इसको कुछ अरसे तक नहीं बढ़ाएंगे। आवाम के लिए एक तरह से आप समझ लें कि एक तरह से रिलीफ तो है ही ना, कि फुल स्टॉप लगा हुआ तो नहीं है ना। देखें आप पेट्रोलियम तो लेते हैं आलमी मंडियों से, और उसके बाद जब आलमी मंडी से जब सस्ता होता है तो फिर आवाम को उसका जो बेनिफिट है सस्ता होने का वो ट्रांसफ़र करना चाहिए। बेरहज़ पाकिस्तान में ये हो रहा है कि जब महंगा होता है तो हम बहुत महंगा हमारी हुकूमतें कर देती हैं। किसी भी हुकूमत की बात नहीं, इस हुकूमत ने तो खैर वो एक बड़ी हाइप क्रिएट कर दी और तारीख की सबसे महंगा पेट्रोलियम मिल रहा है। लेकिन जब कम होता है आलमी मंडियों में तो हम उसका जो बेनिफिट है प्राइस गिरने का वो आवाम को हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो उसके बाद मेरे ख्याल में कि एक पेट्रोलियम ऐसी चीज़ है कि जिसकी प्राइस बढ़ने से महंगाई का तूफान, हर चीज़ महंगी। और ये जाहिर है कि इस वक्त पेट्रोलियम को जो है ना हुकूमतों ने कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है। बहुत अरसे से ऐसे हो रहा है कि उसमें से पहले किसी ज़माने में PTCL हमारा बड़ा मुनाफा बख्श इदारा होता था, उसके ऊपर टैक्सेस लगा के उस पर सब कुछ करके हुकूमतें चलाने के लिए उससे पैसे खाते रहे। वो आपको पता है उसकी हालत क्या है। उसके बाद कुछ और डिपार्टमेंट थे, उनको किया। अब पेट्रोलियम इनके लिए जो है ना कमाई का जरिया है। और लेकिन अवाम को उसका जो सम्राट हैं, मैं जमहूरियत की बात नहीं करता, मैं गवर्नेंस की बात नहीं करता, लेकिन लो प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट
उसके जो बेनिफिट्स हैं वो अवाम तक ट्रांसफ़र नहीं हुए। मैं सिर्फ एक ही बात करूँगा कि अगर आप पेट्रोलियम की आलमी मंडी में गिरी हुई प्राइस का जो फ़ायदा है वो अवाम को ट्रांसफ़र नहीं कर सके तो फिर आप इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपके ऊपर बहुत से प्रेशर्स हैं, इकोनॉमी जो बिल्कुल बॉटम पे लगी है, IMF का प्रेशर है आपके ऊपर, आपने अरबों डॉलर देने हैं, तो वो मतलब मामला तो हाथ से निकलते नज़र आ रहे हैं खुदा ना खास्ता। उसके बाद जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो भी बहुत शिद्दत के ऊपर है इस वक्त। आपको गवर्नेंस कहीं भी नज़र नहीं आती पाकिस्तान में, तो हम तो पाकिस्तान की सलामती की दुआ करते अच्छा, हैं। लेकिन उन्होंने एतमाद मतलब लाइक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम को एतमाद मिलेंगे। आपको क्या लगता है? अब जैसे अच्छा, आपने कहा पेट्रोलियम की ऑब्वियसली हम सारों को ही तशवीश लाहक मेरे ख्याल होती ही नबी को हम होती किसी है। और तरफ चले गए। वो इत्तेमाद में जो लेना चाह रहे हैं हाँ, ना, मैं वही पूछ रही हूँ, वो इत्तेमाद में क्या अवाम लेना? को रिलीफ नहीं देना चाह रहे। अच्छा, वो मेरे ख्याल में जो मेरा एनीबॉडीज गैस में भी मेरा गैस गलत हो, वो अवाम को इत्तेमाद में सिर्फ ये लेना चाह रहे होंगे कि हम जो है इलेक्शन जो है टाइम पे करवाएंगे। अच्छा। और ये जो हमारे ओपोनेंट हैं स्पेशली इमरान खान साहब, ये जो इस वक्त शोर मचा रहे हैं इलेक्शन अर्ली करवाएं, और वो ये कहते हैं कि सोल्यूशन भी यही है और हम डिफ़ॉल्ट भी नहीं करने जा रहे, अदाद शुमार कुछ और कह रहे हैं। अच्छा। ठीक है जी। इसके अलावा उनके पास मेरे ख्याल में अवाम को रिलीफ देने के लिए इस वक्त बज़ाहिर, मैं तब आई विश कि उनके पास कुछ होता और अवाम को रिलीफ मिलता, लेकिन बज़ाहिर उनके पास कुछ नहीं है। ये एक रस्मी जो है वो जो पोलिटिकल टर्मोइल ख़त्म करने के लिए, देखें ना, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अपने बेटे को खुद रिसीव करता है और आई एम सॉरी टू से कि उसके पास 40 अरब रुपए के केसेस चल रहे थे, ख़त्म हो गए या नहीं हो गए, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन आप आ रहे हैं सब लोग, एहतसाब का खात्मा हो गया, तो उसके बाद आपके लिए अवाम के लिए आपके पास कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अवाम के लिए कुछ होगा इसमें आज। चलो ये तो उम्मीद की जा सकती है क्योंकि वज़ीर आज़म ने कहा है कि एतमाद में लेंगे और कुछ ना कुछ लाए अमल तो लेकर आएंगे ही, ज़ाहिर सी बात है। जब सामने अच्छा हो कुछ। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब वो अवाम के सामने आएंगे तो कोई बात तो रखने के लिए होगी ना। के सामने वो सामने नहीं आएंगे, वो बात तो करनी है ना। उसके बाद उनको भी पता है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाएंगी। देखें, आप भी साफी हैं। बात ये है कि अवाम के सामने आने से और इंजीनियर्ड किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में फ़र्क होता है। हाँ जी, होता है। अनफॉर्चुनेटली अब जो हुक्मरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें प्लांटेड सवाल होते हैं, प्लांटेड लोग होते हैं, तो अवाम की जो बातें हैं, अवाम की प्रॉब्लम्स हैं, वो कहीं पीछे रह जाती हैं। अच्छा नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी हैं खालिद फारूकी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनको हम वार्म वेलकम करते हैं अपने शो में। खालिद फारूकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खालिद फारूकी साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मैं क्विकली आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है और कहा गया कि जी मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर अवाम को एतमाद में लेंगे। योर टेक प्लीज़। देखिए, जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है और सियासी सूरत हाल है, दोनों में ही हम एक बहुत बड़े बहरान में हैं और इस बहरान से निकलने की हमें कोई सूरत नजर नहीं आ रही। या तो हमारी सियासी क़यादत जितनी भी है, सबके अपने अपने मुफादात हैं कि हम इस बहरान में तो अपने आप को रखना चाहते हैं, लेकिन इस बहरान का जो हल है उसकी तरफ नहीं जा रहे। अच्छा, जिसका जो भी हल समझता है जिस चीज को, वो अपनी मर्जी का कोई हल समझता है, चाहे वो इमरान खान है या PDM है। तो ये जो अना और खुदपरस्ती है, इसकी वजह से हम किसी मसले के हल की तरफ जा नहीं रहे। अब प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये कहा है कि वो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो या तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है कि इसमें कोई लाया अमल दे फ्यूचर का, जिसमें इमरान खान के मुतालबात हैं उनको भी एड्रेस करें, ये उनके लिए बड़ा जरूरी है। अगर वो इसको भी फिर भी एड्रेस नहीं करते तो फिर सियासी बहरान तो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। बाकी जो असल चीज है, मैं इस वक्त समझता हूँ, वो पाकिस्तान का मुआशी बहरान है। इस मुआशी बहरान ने पाकिस्तान को जिस तरह अपनी लपेट में ले रखा है, हम तजारती तौर पर और मुआशी तौर पर जिस इस गड्ढे में गिरे हुए हैं, उससे निकलने की कोई सबील नजर नहीं आ रही। सो ये एक ऐसी सूरत है, पता नहीं प्राइम मिनिस्टर के क्या ज़हन में है, वो क्या। खालिद साहब, आपको ये नहीं लगता कि जब सियासी बहरान हम खत्म करेंगे तो हमारा मुआशी बहरान भी स्टेबल हो जाएगा? नहीं, ये दोनों चीजें आमतौर पे कही जाती हैं, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में जितनी मर्जी मुस्तहकम हुकूमत ले आए, आपकी मईशत मुस्तहकम नहीं होगी तो आपकी सियासत मुस्तहकम नहीं होगी। खालिद फारूकी साहब, सियासी बहरान की वजह से
सियासी बहरान की वजह से मुआशी बहरान नहीं है। मुआशी बहरान बुनियाद है, उसके बाद सियासी बहरान है। सियासी बहरान में तो हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं, कभी 6 महीने की हुकूमत, कभी 3 महीने की हुकूमत, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मईशत आपकी ठीक है, मईशत स्टेबल है, स्टेट का और गवर्नमेंट के अफेयर्स का थोड़ा सा फर्क है। हमारी स्टेट नहीं चल पा रही, इस चीज को हम समझने की तो कोशिश खालिद फारूकी और साहब, स्टेट आपको ना चलने की वजह क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है मुआशी मामलात पर भी, सियासत के ऊपर भी, तो ये जो टर्मोइल है इस वक्त, जो हमारी इकोनॉमी है बॉटम लाइन के ऊपर है, पॉलिटिकल टर्मोइल भी है, इससे निकलने का वाहिद रास्ता क्या नजर आता है आपको? इससे निकलने का तो एक रास्ता यह है ना कि एक ऐसी पॉलिसी पाकिस्तान में हो जिसके नतीजे में हम समझें कि हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह आगे लेके जाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान को देखिए, हमारे जो इलाकाई मसाइल हैं हम उससे नहीं निकल पा रहे हैं, हमारी जो डायरेक्शन है उसका तयन नहीं है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। आप काशिफ देखिए ना, एक ऐसा मुल्क जिस मुल्क के 3 तरफ में आप, मतलब यह है कि आप सरहदी तनाजात में उलझे हुए हैं। आप अफगानिस्तान की सूरत हाल को देख लें, आप भारत की सूरत हाल को देख लें, और इवन मैं बदकिस्मती की बात यह है कि ईरान के साथ जो हमारे मामलात है वहां भी कोई इतनी स्टेबिलिटी नजर नहीं आती। तो जब तक ये तीनों चीजें नहीं होगी और आप अपने रीजन में ट्रेड नहीं कर रहे होंगे, तो फिर आप कैसे इस बहरान से निकल सकते हैं? फ्रेश इलेक्शंस आपकी नज़र में कुछ चेंज लेके आएंगे जी, अगर इमरान खान साहब की जो है वो डिमांड मान ली जाए तो? कोई चेंज नहीं ला सकते, कोई चेंज। इमरान खान आएंगे 6 महीने के बाद वो इन्हीं की तरह, जिस तरह ये हुकूमत है, 6 महीने के बाद वो इन्हीं की तरह सड़कों पे फिर रहे होंगे और वो कह रहे होंगे जी पिछली हुकूमत सारा कुछ कर गई है, मैं क्या करूं। मेरे ख्याल से खालिद साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे असल मसाइल है ना, उसे हम लोग कर ही नहीं रहे, हमारा डीफोकस हुआ है। हम अपने आपकी देखिए ना काशिफ साहब, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं है। आपकी एक्सपोर्ट्स हैं कोई पाकिस्तान की? नहीं। पिछले 50 साल से हम यहीं पे खड़े हैं, बल्कि आप तो इंपोर्ट के लिए भी आपको जो है ना डॉलर्स नहीं मिल रहे हैं जी। उससे कहीं ज्यादा हमारी इंपोर्ट बढ़ जाती है। तो जब आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कोई बैलेंस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं इस मुल्क के लिए? क्या कर सकते हैं? मैं तो कहता हूं कि बाद लोग कभी कभी मुल्क के डिफेंस बजट पे एतराज करते हैं। भाई डिफेंस बजट क्यों नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन डिफेंस बजट के लिए आपको वसाइल भी तो अपने पैदा करने हैं ना। हम डिफेंस बजट को पूरा करने के लिए तो अब कर्जा ले रहे हैं। तो अब डिफेंस बजट के लिए जब आप कर्जा लेने पे कोई स्टेट आ जाए तो उसको कोई हुकूमत कैसे हल कर सकती है? एक हुकूमत की पॉलिसी कैसे हो सकती है? या तो आपकी कोई इनकलाबी पॉलिसी ये आए कि आपकी तवज्जो, तमाम तर आपकी तवज्जो आपकी जो मईशत है उस पर हो जाए। अब मईशत को जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, पाकिस्तान में सियासत भी बेहतर नहीं हो सकती। खालिद फारूकी साहब, आप नहीं समझते, पार्टीज को रोल प्ले आप नहीं समझते कि हर आने वाली गवर्नमेंट जो है, जो स्पेशली मुआशी पॉलिसीज जो हैं उनको अपने तरीके से लेकर चलती है, यही वजह है कि आज हमारी इकोनॉमी बिल्कुल बॉटम पे लगी हुई है? मतलब मैं बात कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। काशिफ साहब, नहीं, मैं आपको बताऊं ना, देखिए ना, जिन लोगों ने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, आपकी टेक्सटाइल सेक्टर है, सबसे बड़ा जो मेजर एक सेक्टर है, उसका तो सियासी जमातों से ताल्लुक नहीं होता। यस, वो तो उन्होंने जितना काम करना है उन्होंने तो उतना काम करके कैपेसिटी के मुताबिक काम करना है। लेकिन उसके लिए एक्सपोर्ट पॉलिसीज और इंपोर्ट पॉलिसीज तो गवर्नमेंट ही बनानी होती है ना जी। नहीं, वो तो बनी हुई है। मैं तो देखिए, मैं इस पे नहीं, मैं तो इस चीज पे फिर आपको बता रहा हूँ कि पॉलिसी आपकी है लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है। आपकी तवानाई का बहरान है, आपने किसी ने हल कर लिया, किसी ने हल ही नहीं किया। आपने शॉर्ट टर्म पॉलिसीज लेके आपने जो यहाँ पे बिजली महंगी कर दी, उसके बाद आप मुकाबला कर ही नहीं सकते मार्केट में। ये चीजें ऐसी हैं। अब आप इसका हल क्या ढूंढेंगे? हल तो इसका ये ढूंढना आपको पड़ेगा कि आपके जो बिजली के जो सस्ते जराए हैं आप उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। इसमें इंट्रोड्यूस करवाने से पहले आपको माफिया से लड़ना पड़ता है। माफिया आपके सर पे सवार है, उसने आपको जो बड़ी महंगी बिजली के प्लांट्स हैं वही नहीं बंद होने देते, ना आपके यहाँ पे हाइडल प्रोजेक्ट को शुरू होना देते हैं, ना आपका थर्कोल इस्तेमाल होने देते हैं, ना आपको विंड से कोई तवानाई को फराहमी को मुमकिन बनाने देते हैं, ना कोई और सोर्स आपके यहाँ इस्तेमाल होने देते हैं। खालिद फारूकी साहब, ये सारे मसाइल जो आप बता रहे हैं, गैस हर चीज बेचनी है, ये सारे मसाइल जो आप बता रहे हैं, तो ये तो उसका मतलब इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन जो हमें नजर आता है पाकिस्तान में, ये उसका ही शाखसाना है। तो इनको ठीक कौन करेगा?
इसको ठीक देखिए काशिफ साहब, ये हम बहुत देर से, जब पानी हमारे सर के ऊपर से गुजर चुका है, मैं आपको अब बताऊं, बात कर रहे हैं। अभी अभी बहुत बहुत मुश्किल है। अब हम ये बातें कर रहे हैं। अब आप अभी भी ठीक चले, फिर भी इसकी तवक्को और उम्मीद तो रखनी चाहिए। अभी भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये बात यहाँ पे आके आती है कि कोई सियासी हुकूमत जो है वो अपनी डायरेक्शन रखे, जो भी पॉलिसी उसने देनी है पिछली हुकूमत की पॉलिसी को चेंज ना करे, और जो भी पॉलिसी बनाई जाए उस पे सारी जमातें मिलके बैठ के एक बात करें। मैंने बा- जैसे अर्ज किया जी। कि आपको किस सियासत पे मुज़ाकरात करने की जरूरत नहीं है, आपको मईशत मैशत पे पे मुज़ाकरात मईशत। करने की एग्जैक्टली। जरूरत है। हमें यहाँ किसी शहबाज शरीफ की जरूरत नहीं, हमें किसी इमरान खान की, जरदारी की, नवाज शरीफ की जरूरत नहीं। हमें एक बेहतर मईशत की जरूरत है। जो बेहतर मईशत देगा वो हमारा प्राइम मिनिस्टर खालिद होगा, फरूकी साहब, फिर उसी को ही सारी कौम बात तो सल्यूट करेगी। कॉन्टिन्यूटी ऑफ गुड पॉलिसीज आ गई ना जी, वही बात आ गई ना जी। फिर खालिद फरूकी साहब, जो जी हाँ। अफगान फोर्सेस की चमन बॉर्डर पे बिला इश्तियाल फायरिंग हुई है, उसमें शहादतें भी हुई हैं, हाउ डू यू सी इट? जिस पानी सर से गुजर जाने की मैं बात कर रहा हूं और जिस डायरेक्शन की बात कर रहा जी हूं, जी। उसमें ये अफगान सूरत हाल बहुत अहम है। आप देखिए कि हमने अफगानिस्तान में जो हमारा रोल रहा, आप और हम सब जानते हैं। हमारी यहाँ पे डायरेक्शन खराब हुई थी। हम अफगानिस्तान के बारे में इस गलत फहमी का शिकार थे कि अफगानिस्तान में एक ऐसा सिस्टम आ जाएगा जो हमें फैसिलिटेट करेगा। जो हमारे हम लिए हेल्पफुल अफगानिस्तान होगा। की तारीख को समझने में हम नाकाम हुए। अफगानिस्तान में जो लोग बैठे हैं, खा वो नेशनलिस्ट हैं, खा वो रिलीजियस हैं, कोई भी फैक्टर वहां पे है, वो सारे लोग पाकिस्तान के बारे में जो एक रवैया रखते हैं, पॉलिसी रखते हैं, सोच रखते हैं, वो दुनिया में कोई और मुल्क नहीं रखता। वो हमारे बॉर्डर को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। वहां पे जाहिर शाह की हुकूमत हो या मुल्ला उमर की हुकूमत हो, वहां पे एक सोच पाई जाती है। वो हमारी ड्यूरेंट लाइन को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक कोई मुल्क, और फिर हमने उन लोगों को प्रमोट किया, हमने उन लोगों की हेल्प की। आज पाकिस्तान को इस मामले में इससे निमटने की जरूरत यह है कि पाकिस्तान यहाँ पे एक सख्ती का मुजाहिरा करे। बचने की जरूरत है किसी कॉन्फ्लिक्ट से, बचने खालिद की भाई, जरूरत है रिपोर्टें वहां तो से ये भी किसी आ से रही है कि जो हमने रेले बाढ़ से। लगाई थी वो भी उखाड़ते जा हाँ रहे जी, हैं वो जी। हाँ जी। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए जब तक आप उनके साथ ये बैठ के एक फैसला कुन मुज़ाकरात नहीं करते, तब तक ये आपके लिए एक मसला बना रहेगा। देखिए ना, अफगानिस्तान की वजह से आज हमारा डॉलर कहाँ जा रहा है? स्मगल होके अफगानिस्तान जाता है। यस यस आप यस। कुछ भी इंपोर्ट करते हैं, आपने वो बड़ी साथ इंपॉर्टेंट आपको बात की है। 5-6 करोड़ की वहां की जो आबादी है उसकी जरूरियात आप पूरी कर रहे हैं सारी। और ये जो अफगान डॉलर आपका ट्रांजिट खर्च ट्रेड होता है है। खालिद साहब, ये तो हमारे पिछले 40 साल से इकोनॉमी की जड़ों में बैठी हुई है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड। एग्जैक्टली। जी बिल्कुल। देखिए, जब तक अफगानिस्तान में अब पाकिस्तान के, देखिए पाकिस्तान के मजबूत मुआशी और जमहूरी और सियासी निज़ाम से हटके अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के अंदर जब तक कोई एक मजबूत सिस्टम नहीं आता, हमारे लिए अफगानिस्तान एक मसला बना रहेगा। हम जब तक अफगानिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत नहीं देखते जो अच्छी गवर्नेंस के साथ वहां पे हो और उसका कंट्रोल हो तमाम लोगों पे, तब तक आप पाकिस्तान के मसाइल को हल होता भी नहीं देखेंगे। आपका 2 सूबे केपी और बलूचिस्तान बराह रास्त मुतासर रहेंगे और यस मुसलसल यस। मुतासर रहेंगे, और उनके मुतासर होने के नतीजे में बाकी बाकी पाकिस्तान भी मुतासर होगा। आज हमारी मईशत में जो सबसे बड़ा बोझ है, कभी हम कहते थे 40 लाख अफगान मुहाजिर हम पे बोझ है, अब मैं समझता हूँ पूरा अफगानिस्तान हमारे ऊपर बोझ बना हुआ है। पूरा और अफगानिस्तान। बदकिस्मती ये है कि देखिए कि आप एक ऐसे मुल्क के साथ आपकी बॉर्डर मिलता है, और तवील बॉर्डर आपके साथ मिलता है, जो आपके साथ इन मामलात को हल करना ही नहीं चाहता। उनकी कोई अप्रोच इस तरह की नहीं है। भारत को ये फैसिलिटी है कि भारत को पाकिस्तान के तरफ से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भारत तरक्की करता नजर आ रहा है हमें। हम तो पिछले तो 40 खालिद साल से फरूकी खाने साहब, लगी की कैफियत में है। खालिद फरूकी साहब, जो आपने अपने बात करते हुए शुरू में कहा था कि हम तीनों जानिब से एक्सटर्नल जो हमारी ख़तरात है उनमें घिरे हुए हैं, तो इन हालात में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो किधर जा रही है, उसका रोल कहाँ पे है? देखिए, फॉरेन पॉलिसी का जो रोल होता है ना, फॉरेन पॉलिसी का रोल, फिर मैं आपको बताऊं, आज की फॉरेन पॉलिसी दुनिया की कोई भी जो है उसका मईशत से सबसे गहरा ताल्लुक है। यस यस। आप उन मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात को बनाएं, वहां पे अपने आप को लेके जाएं जहां पे आपकी मईशत को सहारा मिले। अगर आपने अस्करियत पसंदों के साथ अपने ताल्लुकात को अपनी बेस बनाया, तो इसका हमने सारा कुछ देख लिया। हम पिछले 40 साल से हमारी मुल्क की हर पॉलिसी का ताल्लुक अफगानिस्तान से रहा है और भारत से रहा है। भारत की पॉलिसी हमारी तरफ किस तरह की है ये हम सब जानते हैं। वो कभी हमारे साथ फेयर थे ना कभी हो सकते हैं।
उनकी हमारी एक पॉलिसी जो उनकी पॉलिसी हमारे बारे में जो रही वो नुकसान पहुंचाने की रही, और कश्मीर की वजह से हमारे जो ताल्लुकात की खराबी रही वो भी हमारे सामने है। पर कश्मीर एक तनाज़ा ऐसा है जो पाकिस्तान का रियल तनाज़ा है। इसके बारे में कई सोल्यूशन हमारे सामने आए, कभी मुशर्रफ दौर में, कभी नवाज शरीफ के दौर में, कभी अयूब खान के इवन दौर में। लेकिन अगर हम भारत के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करते हैं तो यही हमारी अफगानिस्तान की तरफ पॉलिसी को भी हमें मदद दे सकता है। खालिद तो फरूकी अब साहब, आपको एक क्रिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछने लगा हूँ। पाकिस्तान की जो 75 साल हिस्ट्री है, इसमें हमें ज़्यादा नुकसान एक्सटर्नल बॉर्डर्स के ऊपर भारत ने पहुँचाया कि अफगानिस्तान ने पहुँचाया? दोनों ही हमारे हम साया नहीं। भारत के साथ तो हमारा जो तनाज़ा है वो उसकी बुनियाद कश्मीर है। कश्मीर के तनाज़े को हल करना अगर भारत की जरूरत नहीं तो पाकिस्तान की जरूरत जरूर है। राइट। इस तनाज़े को किसी भी ऐसी सूरत में जरूर हल किया जाए। देखिए, भारत के लिए सिर्फ कश्मीर की वजह से उनकी तमाम पॉलिसियां मुतासर नहीं हो रही, लेकिन कश्मीर की वजह से हमारी तमाम पॉलिसियां मुतासर हो रही। हमारा डिफेंस बजट जो है हमें मजबूरी में बढ़ाना पड़ा। हमारी मुसल्लह अफवाज जो हैं उनकी जरूरियात को पूरा करना हमारे लिए भी जरूरी है। पर हमें देखना यह है कि हमारी मईशत कितना बोझ बर्दाश्त कर सकती है। अगर आपकी मईशत ये बोझ सारा बर्दाश्त नहीं कर सकती तो हमें कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। हमने तय किया हुआ है कि अब हमारी जो नई जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी उसमें भी तो हमने ये बातें की ना कि हम भारत के साथ जंग नहीं चाहते, और हमारी भारत के साथ जंग नहीं हुई। ये अच्छी बात है, लेकिन चीजों को नॉर्मलाइज करें। जब तक चीजें नॉर्मल नहीं होगी, आप अपनी ट्रेड खोलें, भारत के साथ ट्रेड खोलें, दूसरे मुल्क जितने हैं उनके साथ मुमकिन तौर पे आपकी ट्रेड जो खसारे की है वहां कम करें। अब चाइना के साथ हमारी जितनी ट्रेड है वो ट्रेड हमने ठीक है, चाइना हमारा दोस्त है, मोहसिन है, हम भी उसके मोहसिन है, ये भी मानना पड़ेगा, लेकिन चाइना के साथ हमारी जितनी ट्रेड है वो खसारे की होती है। जाहिर है कि मतलब आप ठीक कह रहे हैं कि मुल्क की जो ताल्लुकात हैं वो बामी मुफादात पे होते हैं, वन साइडेड नहीं होते हैं। बामी मुफादात पे होते हैं, लेकिन हमारी जो चाइना के साथ ट्रेड है, देखिए ना, आप कोई भी फिगर उठा के देख रहे तो वो खसारे की ट्रेड होती है। अब जब तक आप इन चीजों से नहीं निकलेंगे और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बेहतर नहीं करेंगे, और जो देखिए एक टाइम था, आपको याद होना चाहिए कि बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि साउथ एशिया को यूरोपीय यूनियन की तरह एक इलाका बनाया जाए, जी, ब्लॉक बनाया जाए। तो तब इसकी बड़ी मुखालफत हुई, कहा गया ये हुब्बुल वतनी से हटके बातें हैं। आज हम खुद चाहते हैं कि इस तरह के मामलात हों। आप भारत के साथ अपने तनाज़ात को जो हल जरूर करें। अमन अमान के मुज़ाकरात जो है ना उस पे करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। सियासी सूरत हाल के ऊपर ही बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी खालिद फारूकी हमारे साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया। और मेरे ख्याल से मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर बात की आपने, 12 दफ़ा ये बात भी की है कि लैक ऑफ कैपेसिटी है हमारे पास और पॉलिसीज़ के ऊपर नहीं है, और जो फोकस करने वाली चीज़ है उस पर हम लोग डीफोकस होकर बैठे हुए हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और अफगान बॉर्डर वाली सूरत हाल पर हम जब तक अमन अमान वाले मुज़ाकरात नहीं करेंगे हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। स्टेट वे पॉलिसी अपनानी पड़ेगी हमें ना। गाइस, नाजरीन, हमारा यहाँ एक ब्रेक का टाइम हुआ है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। अब तक यानी कि 1 बजे तक जो डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं उनके हवाले से और आगे आने वाले पूरे दिन में जो डेवलपमेंट्स होने वाली हैं उसके हवाले से हम बात करते हैं इस शो में। और अब आपको और भी बताते चलें कि क्या हैपनिंग्स हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर को समाअत के लिए तमाम मुकर्रर केसेस डी लिस्ट कर दिए हैं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान सामने आया है, और एकदम से वो सामने आए हैं, मंजर आम पर आए हैं और एकदम से कहीं गायब ही हो गए थे सर। अब आगे। अच्छा जी, अफगान फोर्सेस की चमन बॉर्डर पर बिला इश्तियाल फायरिंग के खिलाफ पंजाब असेंबली में मुज़म्मती करारदाद जमा हुई है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, चमन बॉर्डर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है अफगान फोर्सेस की जानिब से। इस हवाले से बात करते चलेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़िया निगार ज़फ़र हिलाली साहब ने ज्वाइन किया है। वेरी वार्म वेलकम ज़फ़र साहब। शुक्रिया जी। हिलाली साहब, वेलकम टू द शो। स्टेट वे में आपसे सवाल करूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर को जो समाअत के लिए तमाम मुकर्रर केसेस थे, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन भी शामिल थी, वो केस भी था, उनको डी लिस्ट कर दिया है। हाउ डू यू सी इट? इसके माने उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन कर दिया। हाँ, तो अब इलेक्शंस होने वाले नहीं है उनके ख्याल में, तो लिहाजा कंट्रोवर्सी हो जाएगा, इसलिए कि उनका तो
सब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इनको डिस्क्वालीफाई करना है, और वो गवर्नमेंट का भी यही इरादा है, वो गवर्नमेंट भी यही चाहते हैं। और इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट, आपको पता है, दोनों का तो बड़ा अच्छा केमिस्ट्री मैच की हुई है, आप ये कहना चाह रहे हैं? केमिस्ट्री मैच की हुई है। सिकंदर राजा साहब का उनके साथ बहुत पुराना एसोसिएशन है, बिल्कुल। तो ये अब जरूरत नहीं है इस वक्त देखना, वो देखना चाहते हैं क्या होगा, और अगर जरूरत पड़े तो फिर डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इसका मतलब है कि डिस्क्वालिफिकेशन आपके मुताबिक ये उसको डेफर कर दिया गया जी? बिल्कुल डिफर कर गया है। डी लिस्ट के माने वो सुनेंगे ही नहीं, तो उसके माने डिफर कर गया, बिल्कुल। तो मैं हलाली साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है सारे मामलात के ऊपर, जहाँ पे पंजाब का वजीर आला भी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बायस होने की बात करता है, साबक वजीर आज़म भी बात करता है, तो फिर इसका हल क्या है? जुडिशल कमीशन में जो मतलब मामला जाके तो हल होते नज़र नहीं आ रहे, तो फिर अगले जो इलेक्शंस हैं वो कैसे होंगे? इसके माने अगले इलेक्शन जो होंगे बहुत कंट्रोवर्शियल होंगे। अगेन अमूमन है कि अगर एक इलेक्शन कमिश्नर के बारे में इतना डिसएग्रीमेंट है कि पूरा इलेक्शन जो है उसको आप डेंजर में डाल रहे हैं, जेपडी में डाल रहे हैं, तो अमूमन वो इलेक्शन कमिश्नर हट जाता है। वो कहता है अच्छा भाई मैं नहीं आता, जैसे अंपायर्स होते हैं वो कहते हैं ठीक है जी किसी और को रख लें अगर मैं कंट्रोवर्शियल हो गया उतना। मगर इधर तो कभी ऐसा होता ही नहीं है, कोई रिवाज ही नहीं है इसका। वो डटे रहेंगे जब तक उनको कोई आके खींच के ना ले जाए कुर्सी से। तो अफसोस ये है, मगर ये लग रहा ऐसा रहा है कि अगर ये एक्यूजेशन से जरूर होंगे। हालांकि सिग्नल्स तो डिफाइन है कि अगर अक्सरियत किसी पार्टी का बहुत हो तो इलेक्शन कमिश्नर अगर कोशिश भी किए इससे ज्यादा वो नहीं सेटल कर सकता। कहते हैं कि 2/3 का इम्कान है, और काफी लोग कहते हैं उनका 2/3 मेजोरिटी का इम्कान है, तो फिर इतना नहीं कर सकता इलेक्शन कमिश्नर के इतने सीटे में रिक्त हो के। मतलब आपका मतलब कि पब्लिक ओपिनियन जो है इमरान खान के अगर फेवर में है तो इररिलेवेंट हो जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी, या उसका बायस होना? अगर ये क्लोज इलेक्शन न हुआ और अगर ये वाकई 2/3 अक्सरियत से इमरान जीत रहा है तो फिर नहीं कर सकेगा। मगर अगर क्लोज इलेक्शन है तो फिर बहुत ही कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बिल्कुल जफर अली साहब, 1970 से लेके आज तक तमाम इलेक्शंस जो हैं इंतखाबात पाकिस्तान में हुए, 1970 के बाद के मैं कह देता हूँ, वो सब जो डिस्प्यूटेड थे उसमें सब लोग जो हैं, सब पॉलिटिकल जो लीडर्स थे वो ये कहते रहे कि हमारा मैंडेट चुराया गया। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो कब्र में चली गई, कहती नहीं कि हमारा मैंडेट चुराया गया और हमारे मैंडेट को दूसरों को दिया गया। अब आप जो बात कर रहे हैं अगले इलेक्शन की, चाहे वो 1 माह बाद होते हैं या अगले साल अक्टूबर में होते हैं, और अगर वो भी डिस्प्यूटेड हुए तो फिर तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात हो जाएगी। मैं आपको 100% लिख के दे सकता हूँ कि डिस्प्यूटेड होगा, खासतौर अगर ये इलेक्शन कमिश्नर हो। हाँ, एक शर्त पे नहीं होगा, और वो उस वक्त नहीं होगा जब बहुत सारा पब्लिक ओपिनियन मैसिवली एक साइड की तरफ है। फिर तो लोग जैसे ये बाई इलेक्शंस में वो कर नहीं पाए। They tried it. What do you think that they tried to do it? हाँ, कोशिश की, फिर आरओज ने कहा नहीं जी हमारे से तो नहीं होता, ये तो इट विल बिकम, हंसने लगेंगे लोग। आवाम की बहुत ज्यादा मतलब आपको पता नहीं, वो सही कह रहे हैं। अच्छा आप मतलब जो आप बात कर रहे थे अलाली साहब, बड़ी आइडियल बात कर रहे थे कि मेन स्टेक होल्डर्स में से कुछ लोग भी अगर आपके अगेंस्ट हो तो आपको रिजाइन करके चले जाना चाहिए, किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए ज़रूरी है। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कोई मामला नज़र नहीं आ रहा है, और पॉलिटिकल जो है इस वक्त दुश्मनी, मैं कहूँगा कि इस साइड पे है, पॉलिटिकल टर्माइल इस तरह है कि जिस किस्म की लैंग्वेज यूज़ की जा रही है एक दूसरे के खिलाफ, उसमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी बैठें और इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये आपका बिल्कुल सही रीडिंग है। तो ये इनको अगर जबरदस्ती भी बिठाएं तो ये चलेगा नहीं। नफरत इतनी बड़ी है और बढ़ चुकी है।
तो जफर अलाली साहब, इसका आपके नज़दीक क्या सोल्यूशन है? क्योंकि आपको तो लोग सुनते हैं, आपका विजन भी है, आप फॉरेन ऑफिस में भी एज एम्बेसडर भी काम करते रहे हैं, पॉलिटिकल जो आपने वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके पॉलिटिकल सिस्टम भी देखे हैं। खैर हम उनसे कंपैरिजन तो अभी नहीं कर रहे, ना कर सकते हैं। तो इसका हल क्या नज़र आ रहा है आपको, ताकि एक स्मूथ इलेक्शंस हो सके जब भी होते हैं? जज को बिठा दें उधर, सुप्रीम कोर्ट से कोई जज को बिठा दें, पैनल ऑफ जजेस बिठा दें। ये कौन बिठाएगा जी? नहीं, मेरा मतलब है कि वो अगर वो इस्तीफा देगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलना पड़ेगा, अगर बदलना है तो बदल के करें। भाई आपको वो आदमी चाहते हैं ना जो फेयर, जो दोनों साइड कहेंगे कि फेयर है, और जजेस का है आज द लास्ट रिजॉर्ट आज जजेस। अगर आप अग्री नहीं करते एक बंदे पे, अगर एग्री करते हैं बहुत अच्छी बात है, मगर अगर आप एक आदमी का नाम पे एग्री नहीं करते हैं तो फिर जजों को ले आए। तो मैं आपकी बात से तो यही मुराद लूंगा कि इसके ऊपर भी सुओ मोटो लेना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को जी। नहीं लेंगे जी, कोई नहीं लेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये है नहीं ना कि एक पार्टी कहे कि ये बायस्ड है उसको आप निकाल दें। ये तो अब तक उनका स्टैंड ये है, और अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ेगा। उनके किसी के पास अक्सरियत नहीं है। लेकिन हलाली साहब, मौजूदा पार्लियामेंट में तो आपको पता है कि अक़लियती पार्लियामेंट है, वो तो आप उसमें अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते हैं 2/3 के बगैर। दैट्स राइट, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, तो हो ही नहीं सकता है। तो थोड़ी है ये बात, ऐसा ही चलेगा, कंट्रोवर्सी इलेक्शन में रहेगा। अच्छा, ये पॉलिटिकल टर्मोइल चलता रहेगा ऐसे ही जी। फिर टर्मोइल पत्ती होगा कि नहीं, जैसे आपने कहा हर इलेक्शन इस मुल्क में रिग हुए हैं। यस, टर्मोइल तो नहीं हुआ, मान जाते हैं, बैठ जाते हैं चुप करके। लेकिन 1-2 साल के बाद फिर खड़े भी तो हो जाते हैं ना जी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के हमारे साथ हाथ हो गया, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमारा वोट चोरी किया गया। बिल्कुल यही होगा, यही होगा। अगर ये आज अच्छा काशिफ साहब, चूंकि वो फॉरेन ऑफिस में काम कर चुके हैं, तो मैं जानना चाह रही हूँ कि कौन सी फॉरेन पॉलिसी अपनाई हम अफगान बॉर्डर के हवाले से, जो पता चल जाता है होगा। हलाली साहब, जो पोजीशन इस वक्त हमारे अफगान बॉर्डर पे बनी है, आपको पता है कि कल भी वहाँ पे फायरिंग हुई है, 8 से 10 जो हमारे लोग हैं शहीद हो गए हैं, और जो इश्तियाल अंगेज कार्रवाई हैं वो अफगान बॉर्डर से हो रही हैं। सो मच सो कि जो हमने बाढ़ लगाई थी उसको भी उखाड़ा जा रहा है। हाउ डू यू सी इट, या ये कहाँ पे नाकामी हो रही है हमारी? नाकामी हमारी इसलिए हो रही है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं। जब कोई आके आपके बॉर्डर को निकाल रहा है तो आप देखते रहते हैं। इन्होंने ये आपको पता नहीं है क्या हो रहा है अफगानिस्तान में। उधर आईसिस आ गया है, दाइश आ गया है, अल-कायदा आ गया है, पीटीपी तो उनके एलाई है, उनके साथी हैं, और बलोच लिबरेशन आर्मी भी उधर है। अब ये अफगानिस्तान तो एक अड्डा बन गया है ना गर्दों का, एक स्टेट। तो ये तो अलाली साहब, पाकिस्तान की सलामती के तनाजर में ये तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है कि ये गुज़श्ता 30 साल वाले हालात जो थे उनका रिवाइवल तो नहीं होने जा रहा, खुदा ना खास्ता। उससे ज्यादा होगा। उस वक्त तो अमेरिकन का बहाना था ना, इस वक्त तो डायरेक्ट है, उससे भी ज्यादा होगा। तो आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ता है, कभी वक्त है जब बात करना है। मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर जो बात हुई है वो तो यही हुई है कि हम लोग, जो आप हमेशा से कहते रहे हैं कि लैक ऑफ कैपेसिटी है, और हम लोग हमारी वो भी नहीं है, डायरेक्शंस भी ठीक नहीं है, हर गवर्नमेंट आके चेंज कर देती है, फोकस भी नहीं है। एग्जैक्टली। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अफगान फोर्सेस की जानिब से चमन बॉर्डर पे बिला इश्तियाल जो फायरिंग हुई है, और वो एक बहुत अलार्मिंग सी सिचुएशन हो चुकी है। हमारे साथ ज़फ़र अलाली सीनियर तज्ज़िया निगार मौजूद थे, और उनका भी यही है अभी मौजूद है, हमारे साथ हैं, अभी भी हैं, मौजूद हैं, और वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अमन ओमान के अगर मुज़ाकरात ठीक तरीके से नहीं हुए और फॉरेन पॉलिसी अगर ठीक तरह नहीं अपनाई गई तो इससे भी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। जी हलाली साहब, आपने तो डरा दिया हमें, और उसके बाद जो पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट भी शुरू हो गए, और उसको मैं लिंक करता हूँ कि सिंध हाई कोर्ट ने MQ मरकज़ 90 से धमाका खेज़ मवाद की जो बरामदगी हुई थी, उसके 14 जो मुल्ज़मान कह लें आप उन्हें, या मुजरिम कह लीजिए,
उनको भी रिहा कर दिया। तो हाउ डू यू सी इट कि ये नेक्सस क्या बन रहा है पाकिस्तान में? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ टीटीपी का, और टीटीपी जो है वो एक टीटीए का, तो उन्होंने उनके साथ हैं, वो उनके भाई हैं, माने अफगान तालिबान के जो साथी हैं वो हैं टीटीपी। उन्होंने बेस किया है, और टीटीपी जो है वो हमारे दुश्मन है, और वो अब जाके बलोच लिबरेशन आर्मी को मदद कर रहे हैं। सुना है कि कोई सिंधु देश का भी कोई एक फ्रंट बन गया है, वो भी है, उनको रॉ जो है रॉ मदद कर रही है, फंडेड बाय रॉ। हाँ बिल्कुल, वो रॉ तो है ही है। तो आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि अमेरिकन ने एक कार्ड लिखा था कि नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, वो छप रहा है, मार्की का किताब है, आपको अभी दुकानों में मिलता है। अगर अमेरिकन ने किताब लिखा है कि हम पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ सकते इसलिए कि उनके पास बम है, ये है, वो है, और बड़ी ये होगा, तो मैं जानना चाहता हूँ उन्होंने अफगानिस्तान को इतना जल्दी कैसे छोड़ दिया? जल्दी का मतलब इतने आसानी से एक दिन उठ के कहे हम जा रहे हैं और चले गए। नहीं हलाली साहब, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मेरा भी उस वक्त यही स्टांस था कि अमेरिकन यहाँ से गए नहीं हैं, चेंज ऑफ फेसेस है, दे आर स्टिल देयर। आप भी यही कहना चाह रहे हैं ना? मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये सब दहशतगर्द जो उधर आ गए हैं, वो एक स्टेट नहीं रहा अफगानिस्तान, एक अड्डा बन गया है दहशतगर्दों का, आप समझ गए ना? जी जी। तो ये जो है, ये इंडिया उनके साथ काम कर रहा है, इसलिए ये रहा मुसाद। जैसे ये तो बहुत ही खतरनाक हो गया है, और ये फेल्डस्टॉर्म ने लगाया था, ये बिल्कुल ठीक लगाया था। अब वो उखाड़ रहे हैं, वो लोहा बिक रहा है काबुल में, तो वो उसको कौन रोकेगा हिलाली साहब? ये उखाड़ जो रहे हैं इसको कौन रोकेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी, हमने लगाया नहीं तो फिर हम अगर वो फायरिंग भी करते हैं और अगर हम उन्हें काउंटर जवाब नहीं दे रहे तो ये किसकी? आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं? मैं समझ, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है, वो है आपका सिक्योरिटी। आप समझ गए? यस यस। स्ट्रेंथ इज योर सिक्योरिटी। अगर आप अपना स्ट्रेंथ नहीं दिखाते हैं, नहीं लड़ते हैं, नहीं रोकते हैं, तो फिर आपका सिक्योरिटी कमजोर हो जाएगा। तो आप ताकतवर हुए क्यों हो? उनसे गुफ्तगू करने के लिए पीपीपी से बातचीत आपने फिर शुरू किया था। ये तो इतना अलार्मिंग है कि नेग्लिजेंसी तो इतनी। तो आप समझते हैं कि इसको काउंटर जो है, इसको क्योंकि वन साइडेड तो लव अफेयर नहीं होता, ये तो फिर मुल्कों के दरमियान में जंग है ना जी। हम कितनी देर तक बर्दाश्त करेंगे उनको? जंग है, बर्दाश्त उस वक्त तक करना चाहिए जब तक आप हैं। ये आप भाग नहीं सकते अमेरिकन के तरह, आप इधर ही रहें, आपको लड़ना है और आपको उनको बताना है। जैसे 75 साल उन्होंने तो माना ही नहीं है ना भाई। जी हाँ। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस ही नहीं हुआ, तो वो कहते हैं अटक तक सब जमीन हमारा है। हिलारी साहब, पाकिस्तान और इंडिया एक रिलेशंस, उसके बाद पाकिस्तान और अफगान जो रिलेशंस है, आप क्या समझते हैं कि 75 साल पाकिस्तानी हिस्ट्री में इन दोनों मुल्कों में से सबसे ज्यादा नुकसान हमें किसने पहुंचाया? देखिए, हमने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। हमने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि एक दीवार के साथ तो हमारा असली दुश्मन बैठा है, लेकिन इधर तो हमारा एक ब्रदर, जिसको हम ब्रदर मुस्लिम कंट्री कहते थे, उधर से जब कुछ होता है ये सब कुछ, तो आप क्या समझते हैं? तो मुस्लिम कंट्री, आप वो देखें, वो ईरानी भी बैठे हुए हैं। सिस्तान बलोचिस्तान को वो कहते हैं, ये तो आधा बलोचिस्तान है, बाकी आपके हिस्से में वो भी। आपको मैं बताता हूँ, शाह ईरान का 1975 में उसने कहा था कि अगर पाकिस्तान 71 में कि अगर पाकिस्तान टूटता है और बाकी और भी टूटता है तो हम तो जाके बलूचिस्तान ले लेंगे। जैसे इंडिया ने कहा हम सिंध और कश्मीर ले लेंगे। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये हमेशा से हमारी फॉरेन पॉलिसीज की नाकामी रही है जी? और अब भी हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमने कोशिश किया कि उनको कहें कि रिकग्नाइज करो हमें, हमारे बॉर्डर्स रिकग्नाइज करो, और अगर हमारे में डिफरेंसेस हैं आके बैठ के बात करें। वो कहते हैं नहीं,
ये हम सब जमीन हमारा है तक तक। सर लोग तो घात लगा के बैठे हुए हैं Yes, कि हम yes. लोग किसी तरीके अच्छा। से टुकड़े हों। लास्ट क्वेश्चन मेरा लाली साहब आपसे है कि सिंध हाई कोर्ट ने सेनेटर आजम स्वाति की गिरफ्तारी के लिए उनके बेटे की दरख्वास्त को फौरी तौर पे मंजूर कर लिए है, आपका टेक? बहुत अच्छा, शुक्र है। और ये जो जजमेंट है 2018 का सुप्रीम कोर्ट का कि एक से ज्यादा एफआईआर आप एक केस पे फाइल नहीं कर सकते, उस पे अमल करें। राइट राइट जी, थैंक यू वेरी मच लाली साहब, अपना टाइम हमें बहुत दिया, शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। हाँ। अब देखिए ना, सिचुएशन तो बड़ी अलार्मिंग हो गई है। पाकिस्तान जो बज़ाहिर ये लग रहा था कि हम इन हालात से निकल गए हैं, आज फिर हम उसी गर्दाब में फंसे हैं। आज फिर सिक्योरिटी के मामले सर वही कहते हैं ना, आपके दुआ नहीं अब दवा का अब टाइम आ चुका हुआ है। दुआ तो करनी पड़ेगी, दुआ वो तो फिर करनी पड़ेगी। हाँ एग्जैक्टली, ये है हमारा पूरी पार आज के का साथ, शो पूरी पार नाजरीन। के अब तक की जो डेवलपमेंट्स हुई और आगे आने वाली डेवलपमेंट्स के लिए हमने आपके तज्जिया तबसरे सामने रखे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।